हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितेश व्यास। आज की क्लास के अंदर मैं जिस टॉपिक को ले रहा हूँ, ये टॉपिक नीट के अंदर और क्लास 12th के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर है ये क्लास 12th का, और नीट के अंदर भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और अगली जो क्लास है उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि कि मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जनरली 10th क्लास, 12th क्लास, आरपीएससी और यूपीएससी, इनके जो जनरल साइंस हो गए, बायोलॉजी हो गए, इनके टॉपिक्स डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। आरपीएससी के अंदर आपको मैं बता दूं कि मैंने अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आरपीएससी मैं बहुत अच्छी करा रहा हूँ। और दूसरा, व्यास ट्यूटोरियल में मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। लास्ट 20 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा कि आपके बायो में सबसे अच्छे मार्क्स आएँ, ओके। क्योंकि बायो के मार्क्स जो होते हैं वो बहुत बड़े वेटेज होते हैं नीट के अंदर। क्यों, नीट का 50% बायो होता है मित्रों। तो 50% बायो होता है तो ऑब्वियसली आपको उस पर ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, हर टॉपिक को माइन्यूटली करना पड़ेगा। और ये भी बताया जाता है कि नीट के अंदर 95% एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता। तो आपको पहले 95% को कवर करना है। उसके बाद में जो 5% एडिशनल जो पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ के साथ। एमसीक्यूज़ में मैं उन सारे टॉपिक्स को भी लूँगा जो नीट में पूछे जाते हैं, और उनके साथ में उनका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्याएं हम साथ में करेंगे, ओके। तो टुडे वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके। और इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो स्टार्ट कर दें। दूसरा, आपको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रितेश व्यास है, ओके। और मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने बता भी दिया है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो दे आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ना, प्लांट एंड एनिमल्स, ओके। तो हम प्लांट और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 12th बायो का टॉपिक है ये, एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रिप्रोडक्शन। तो फर्स्टली वी डिस्कस कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, देन उसके बाद में हम प्लांट और एनिमल के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ओके। तो आप देखें फ्रेंड्स कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो हम इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में। एनसीईआरटी की जब बुक हम देखते हैं तो इस चैप्टर का आपका पहला पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में आता है, दैट इज द लाइफ स्पान। बहुत सारे एनिमल्स के लाइफ स्पान दिए हुए होते हैं बुक के अंदर। तो लाइफ स्पान क्या होता है और लाइफ साइकिल क्या होती है, दो वर्ड आते हैं फ्रेंड्स, लाइफ स्पान एंड लाइफ साइकिल। लाइफ स्पान आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, और लाइफ साइकिल पूछा जाता है आपको हेरिडिटी के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लाइफ स्पान के बारे में बताऊंगा कि द पीरियड फ्रॉम द नेचुरल डेथ
ठीक है ना, बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, यहाँ पर हम एक वर्ड काम में ले लेते हैं, बर्थ। ओके, बर्थ टू द नेचुरल डेथ। तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पान। ओके, एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका लाइफ स्पान हम एवरेज मानते हैं 100 ईयर। ओके, वेयर एज अगर हम किसी डॉग की बात करते हैं तो डॉग का लाइफ स्पान अप्रोक्स 20 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स। ओके, अगर हम बात करते हैं क्रो की, ये याद रखना आप, क्रो की बात करते हैं तो इसका लाइफ स्पान होता है 14 ईयर्स। वेयर एज वी डिस्कस द सिमिलर टाइप ऑफ एनिमल, क्रो जैसा जैसा एक एनिमल और होता है, इज ए पैरट। ओके, पैरट आप लोगों को पता है, उसका लाइफ स्पान होता है 140 150 ईयर। तो साइज सेम है बट डिफरेंस इज अ ह्यूज इन बिटवीन देयर लाइफ स्पान। ओके, तो सेम साइज है तो साइज मैटर नहीं करती लाइफ स्पान के लिए, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि जो बेनियन ट्रीज होते हैं लाइक पीपल वगैरह, इनका लाइफ स्पान होता है 200 ईयर। तो बर्थ टू डेथ, ओके ना, बर्थ टू डेथ तक का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पान, एंड वेरियस ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्पान्स। ओके, नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं, हम एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बार बार बनता है कि ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल और मॉर्टल। तो मैं आपको ये बता दूं कि नो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल एनिमल इस वर्ल्ड में नहीं है जो इमॉर्टल हो। इमॉर्टल का मतलब अमर हो, कोई नहीं। जिसने बर्थ किया है उसकी डेथ श्योर है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अलावा, क्योंकि एक सेल में बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड होने से पहले डिवाइड हो जाते हैं इन देयर डॉटर्स। ओके ना, बट एक्सेप्ट सिंगल सेल, सिंगल सेल के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल हो। ठीक है, मतलब अमर हो। ओके ना, तो ये 2 पॉइंट आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले पूछे जाते हैं। ठीक है, और नीट में भी पूछे जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लाइफ स्पान क्या होता है, बर्थ टू नेचुरल डेथ का टाइम, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पान। और अब मैं आपसे एक बात और बता दूं, तो व्हाट इज द लाइफ साइकिल। अगर हम एक बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, एक वर्ड आता है लाइफ साइकिल। यहाँ पे हमने एक वर्ड तो काम में ले लिया, लाइफ स्पान, बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये हम लोगों को पता है। बट लाइफ साइकिल क्या होता है, अगर लाइफ साइकिल को हम बात करें तो अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर एक प्लांट की हम बात करें, ठीक है ना, तो प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल होती है जर्मिनेशन टू, किसी का भी जो जर्मिनेशन होता है ना सीड का, जर्मिनेशन टू फ्लावरिंग। जर्मिनेशन टू फ्लावरिंग, ठीक है, कोई भी सीड जर्मिनेट होता है और उससे फ्लावर्स बन जाते हैं। ठीक है, वहां तक का टाइम पीरियड लाइफ साइकिल होगा, क्योंकि फ्लावर्स बनेंगे उसके बाद नए सीड्स आ जाएंगे तो नई जनरेशन आ जाएगी। तो जर्मिनेशन टू फ्लावरिंग इज ए लाइफ साइकिल एंड जर्मिनेशन टू डेथ इज अ लाइफ स्पान। ओके ना, क्लियर, ओके, डन। चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं, इज द रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो मैं यहाँ पर एक कलर चेंज कर लेता हूँ और रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं।
कि जो भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म व्हाटएवर, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस देयर सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच एनिमल्स गिव राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बीइंग से कोई डोंकी पैदा हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही होगा तो सिमिलर काइंड ऑफ स्प्रिंग्स ही बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा इसमें ये होता है कि रिप्रोडक्शन मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये जो रिप्रोडक्शन होता है दैट प्रोसेस टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, लाइफ को आगे से आगे बढ़ाता है। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई रिप्रोडक्शन की। द प्रोसेस इन विच एनिमल गिव राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन and it is also a process to maintain continuity of life is called reproduction. That is the one type of definition. And the second type of definition is the reproduction is the process to formation of new individual from pre-existing one. पहले से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेकंड डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस आपके सामने आ गई रिप्रोडक्शन की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस विच मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, the process in which the organism produce new offsprings and their similar kind of offsprings is reproduction, या फिर an individual produce new organism is a reproduction। ओके, तो ये सारे रिप्रोडक्शन के डेफिनेशंस के अंदर आ गए। देन वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है कि रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली, बट इनके टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं मित्रों? तो यहाँ पर आप देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस। फर्स्ट इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि द रिप्रोडक्शन इज ड्राइव्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल, मतलब एक पेरेंट सेल से जो रिप्रोडक्शन हो वो एसेक्सुअल होगा। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस। वन इज asexual reproduction in which only one parent cell is involved, and second is a sexual reproduction in which two parent cells are involved। okay, कितने? टू पेरेंट सेल्स। ओके, अब पहले हम बात करते हैं asexual रिप्रोडक्शन की। आज की जो क्लास है उसमें हम asexual रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाऊंगा ताकि हर एक वर्ड के डायग्राम्स लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत आपको इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ईच ऑर्गेनिजम्स बिगेन लाइफ एज ए सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इफ दिस सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल, अगर वो सेल एक ही पेरेंट सेल से बना है, उसके मदर फादर अलग अलग नहीं है, कोई एक ही सेल है, उसी से वो नया सेल बना है, तो वो एसेक्सुअल होगा, ठीक है ना। और अगर उसके दो सेल से मिलकर कोई एक सेल बना हो तो वो सेक्सुअल हो जाता है, समझ गए। तो ईच ऑर्गेनिज्म बिगेन लाइफ एज ए सिंगल सेल इफ दिस सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट से वो सेल आया हो, ठीक है ना। देन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। या फिर हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमिट्स का फ्यूजन ना हो, मतलब जिसमें दो सेल आपस में फ्यूज ना हो, तो हम बोल सकते हैं द रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता यूनियन ऑफ गैमिट्स, दो गैमिट्स मिलते नहीं हो,
ठीक है, तो इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी दो डेफिनेशन आ गई। द न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट सेल, और द रिप्रोडक्शन इन विच does not involve टू गैमेट्स, ठीक है ना, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम क्लासिफाई करते हैं फ्रेंड्स, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, ठीक है, या ग्रोइंग पार्ट से होता है, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हर टाइप के एनिमल्स में, प्लांट, एनिमल, व्हाटएवर सब में होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द रीजनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। मतलब किसी भी प्लांट बॉडी का, ये ध्यान रखना, प्लांट बॉडी का, ठीक है ना, अगर रीजनरेशन हो जाए या फॉर्मेशन होकर एक नया इंडिविजुअल बन जाए, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। ओके, और किस पार्ट का? वेजिटेटिव पार्ट का। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट के अंदर आपको एक तो पता है लीफ होती है, ठीक है ना, एक स्टेम होता है, होता है, होता है भाई, होता है, मान लो, एक रूट होती है, और क्या होता है? और फ्लावर होता है, होता है। ये टोटल इसमें 4 पार्ट होते हैं। इसमें पहले 3 पार्ट जो है, लीफ, स्टेम एंड रूट, आर वेजिटेटिव पार्ट। ये क्या होंगे? वेजिटेटिव पार्ट होंगे। ओके, वेयर एज फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, समझ गए? तो लीफ, स्टेम, रूट के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ओके ना, क्लियर? द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व separation of a part of a plant body and which develop in a new individual plant। वो एक नए इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो जाता है। अगर इसमें किसी भी प्लांट का कोई बॉडी कट जाता है, लीफ, स्टेम और रूट का, तो वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ना। ओके, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। What is the difference between natural and artificial? आर्टिफिशियल और नेचुरल के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, नेचुरल वो होता है जो बाय नेचर हो, नेचर के थ्रू हो, अपने आप हो। और अगर कोई रिप्रोडक्शन मैनुअल और मैकेनिकल हेल्प से कर दिया जाए, जिसमें कोई मशीन काम कर ले, कोई ह्यूमन बीइंग उसमें हेल्प कर दे, तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, पर होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही। मैन और मैनुअल से हुआ तो आर्टिफिशियल, और अपने आप हो गया तो नेचुरल। ओके, तो हम लोग आर्टिफिशियल को डिस्कस नहीं करें क्योंकि एनसीईआरटी में आर्टिफिशियल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बट वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय नेचर, जो नेचर से होता, ठीक है। और हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। हम बात करेंगे स्टेम्स के थ्रू कैसे ये रिप्रोडक्शन होता है। अब जब हम स्टेम की बात कर रहे हैं ना मित्रों, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि द विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। प्लांट का कौन सा पार्ट होगा जिसको हम स्टेम कहते हैं? ओके,
प्लांट के अंदर देखो लीफ है, स्टेम है, रूट है और फ्लावर है। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि द विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। किसको स्टेम कहेंगे? किसी को भी स्टेम कह देंगे क्या? नहीं। स्टेम जो होता है ना, उस स्टेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टेम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एक तो प्लांट के वो पार्ट जिनमें नोड एंड इंटरनोड्स हो। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कोई प्लांट होता है, आपने काफी बार देखा होगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं शुगर कैन का। शुगर कैन में आपने देखा होगा कि कुछ डिस्टेंस पर एक स्वेल्ड पार्ट होता है, एक फूला हुआ पार्ट होता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है पार्ट, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसा फूला हुआ पार्ट होता है। गन्ने का जूस वगैरह पीते हो, नहीं पीते हो? पीते हो तो शुगर कैन को देखते हो। तो ये वाला पार्ट जो होगा, जो गांठ वाला पार्ट होता है मित्रों, ये होता है नोड। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इंटरनोड। ठीक है ना? तो द पार्ट बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, और ये जो पार्ट होगा इसको हम नोड बोलेंगे। ऐसा आप घास में भी देखते हो। जो लॉन होती है घास, घास के अंदर भी आपने देखा होगा थोड़ी डिस्टेंस पर एक लंबी सी डंडी चलती है, उसके आगे लीव्स वगैरह आ रखी होती हैं। तो वो डंडी है इंटरनोड, और जहाँ से लीव्स और रूट आती है वो है नोड। ओके, तो स्टेम वो होते हैं फ्रेंड्स जिसमें नोड और इंटरनोड हो, या स्टेम्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सिलरी बर्ड्स हो। ऑक्सिलरी बर्ड्स का मतलब, ऑक्सिलरी बर्ड्स का मतलब मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा जो पोटैटो होता है, आलू होता है, ठीक है? आलू में आंखें होती है, ये आईज कहते हैं ना। तो ये जो आंखें के अंदर, ठीक है, दोज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी बर्ड। और ये ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं जिनके अंदर वो स्टेम होते हैं। तो प्लांट का कोई भी पार्ट जिनके अंदर नोड, इंटरनोड और ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं इज कॉल्ड स्टेम। ठीक है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, जमीन के अंदर हो, चाहे वो जमीन के बाहर हो, या जमीन के साथ चल रहा हो। ठीक है ना? तो स्टेम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर होता है, एक होता है जमीन के बाहर। जमीन के बाहर जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एक तो जमीन के बराबर चलता है और एक जमीन से बहुत ऊपर जाता है। बहुत ऊपर जाता है उसको हम एरियल कहेंगे, जमीन के बराबर चलेगा हम उसको सब एरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? सब एरियल। तो आपको एरियल के बारे में नहीं डिस्कस करना है, आपको अंडरग्राउंड और सब एरियल टाइप के स्टेम्स की बात करनी है। ठीक है ना? अब एनसीईआरटी में क्या है? एनसीईआरटी में अंडरग्राउंड और सब एरियल स्टेम्स के केवल नाम दिए हुए हैं और कुछ के केवल डायग्राम दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर उनके डायग्राम और उनको प्रॉपरली समझाऊंगा कि ये है क्या। समझ गए? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आने वाला है इसमें। चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, अगली स्लाइड के ऊपर। हम सबसे पहले बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में। ठीक है ना? तो दैट इज नेक्स्ट स्लाइड इज represent the underground stems. Underground stems, friends, underground stems are four type, चार टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला टाइप होता है राइजोम। कौन सा होता है? राइजोम। अब जब आप राइजोम की बात करते हो तो बुक में नाम दिया हुआ है राइजोम, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, राइजोम जब भी बात आए तो आप अपने दिमाग के अंदर लेके आएंगे जिंजर को। अदरक होती है ना, जिंजर। आपने देखा होगा कि जो अदरक होती है वो सॉइल के अंदर होती है। अगर मैं इसको सॉइल सरफेस मान लूं तो ये सॉइल के अंदर है। ओके, और सॉइल के अंदर भी ये क्या कर रही है? ऐसे ग्रो कर रही है।
हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है। कैसे ग्रो कर रही है? तो हम ये बोल सकते हैं एक अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम, ठीक है ना, इज कॉल्ड राइजोम। जमीन के अंदर है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है। कैसे ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। और दूसरा इसमें भी आप देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये नोड है और ये इंटरनोड है। घर में कभी भी चाय वाय बनाई है तो उसमें आपने अदरक को पीस कर डाला होगा, तो अदरक के अंदर गांठें आती हैं या नहीं आती है? आती है ना। मैं यहाँ पे है ना वो नॉर्मल जो डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं ना, उसको भी साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें वो गांठें जो होती हैं वो नोड होती हैं और जो दूसरा पार्ट होता है वो इंटरनोड होता है। तो इसमें नोड और इंटरनोड होंगे, इसलिए स्टेम है, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे? नोड और इंटरनोड होंगे, इसलिए स्टेम है। ज़मीन के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ठीक है। अगर नेचुरली ये टूट जाती है और अगर इसमें नोड और इंटरनोड हो डिटेच्ड पार्ट में, तो दैट पार्ट डेवलप इन ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट। ओके, क्लियर? नोड इंटरनोड का होना नेसेसरी है नए बनने में। अगर ये नेचुरली टूटा है तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मैन और मशीन से तोड़ा गया है तो इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका राइजोम, जिसमें जिंजर और टर्मरिक दोनों आते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल आता है ट्यूबर। ये आप बहुत खाते हो, जैसे आलू वगैरह खाते हो, मिर्ची बड़ा हो गया, समोसा हो गया, उसमें ये होता है आलू। अब काफ़ी लोग ये होते हैं, उन्होंने ये सोचा होता है कि जो ट्यूबर है, आलू जो है, पोटैटो जो है, दैट इज द रूट, जमीन के अंदर होती है ना, पर ये गलत है। पोटैटो इज ए स्टेम, is a underground stems. Why tuber is a underground stem, potato is a underground stem? Because they have auxiliary buds, eyes. उनके अंदर क्या होती है? बर्ड्स होती हैं, आईज होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट का वो पार्ट जिसमें नोड, इंटरनोड और ऑक्सिलरी बर्ड्स हो, देखो यहाँ पे नोड, इंटरनोड आ गए और यहाँ ये बर्ड आ गई, ऑक्सिलरी बर्ड आ गई। तो ऐसे पार्ट जो होते हैं दे आर कॉल्ड स्टेम, चाहे वो जमीन के अंदर हो या बाहर हो, कोई उसका पार्ट नहीं रहता। ओके, तो ट्यूबर क्या है? अंडरग्राउंड है, राउंडेड है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा आलू राउंडेड होते हैं। दूसरा, उसके अंदर मटेरियल भरा होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैसी, ठीक है। तो अंडरग्राउंड राउंडेड फ्लैसी स्टेम विच हैव ऑक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है, और आईज इज कॉल्ड ट्यूबर, ठीक है। और एग्जाम्पल पोटैटो ले लेते हैं। अगर बाय नेचर पोटैटो अगर अपने पेरेंटियल बॉडी से डिटेच हो जाए, टूट जाए, कट जाए नेचुरली, तो इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और अगर हम उसको काट कर डाल दें तो इज अ आर्टिफिशियल। ओके, चलिए, क्लियर? कमेंट जरूर करा करती है, ठीक है ना। अच्छा लगता है थोड़ा सा कि हाँ यार, हमने थोड़ा मेहनत करा है तो बच्चों ने उसका रिस्पॉन्ड करा है। थर्ड टाइप जो होता है दैट इज द कॉर्म। कॉर्म होता क्या है? कॉर्म जो होता है ना, मैं आपको बता दूं कि कॉर्म भी क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम है, इट लाइक राइजोम। पर राइजोम जो था, जिंजर जो था, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था, ये वर्टिकली ग्रो करेगा। कॉर्म और इसमें क्या डिफरेंस है कि दिस पर्टिकुलर कॉर्म वर्टिकली ग्रोइंग स्टेम और जिंजर जो था वो हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग था। ओके, तो कॉर्म क्या है? वर्टिकली ग्रोइंग, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम से, ठीक है, एंड दे आर वर्टिकली ग्रोइंग स्टेम्स इन द सॉइल, ठीक है। एग्जाम्पल सेफ्रॉन। ओके, फोर्थ वन इज ए बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं गार्लिक और अनियन। आपने प्याज को देखा होगा, प्याज के अंदर आपने ये देखा होगा कि उसका जो सेंटर पार्ट है, जो सेंटर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होता है, मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। प्याज का जो सेंटर पार्ट होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ग्रीन कलर की बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? ग्रीन कलर की बर्ड्स होती हैं। ये जो ग्रीन कलर की बर्ड्स है ना यहाँ पे, ये ऑक्सिलरी बर्ड्स है, ठीक है। और दूसरा आपने इसमें देखा होगा, इसमें स्केल्स होती हैं। क्या होती हैं?
स्केल्स होती हैं इनके अंदर। ये देखो आप, ये वाली स्केल्स है ना इसके अंदर, प्याज के अंदर आपको स्केल दिखती है, बहुत सारी स्केल ही होती है ये। तो ये क्या होते हैं कि दे आर मॉडिफाइड शूट्स, स्टेम में मॉडिफाइड, ठीक है। इनमें कॉन्वेक्स फ्लैशी स्केल्स होती हैं और इनके अंदर एक्सिलरी बर्ड होती हैं। तो एक्सिलरी बर्ड होते ही वो क्या हो गए, स्टेम हो गए। इसके अंदर नोड इंटरनोड होते हैं, इसके अंदर ये देखो ये नोड हो गए, नोड इंटरनोड हो गए। तो नोड इंटरनोड और एक्सिलरी बर्ड्स जिसमें भी होंगे वो स्टेम होंगे। जो सॉइल के अंदर है उसके 4 एग्जाम्पल हमने करे, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। ओके, द 4 टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स इन योर कोर्स। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, वो है सब एरियल स्टेम। अब ये जो स्टेम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये जमीन के ऊपर बराबर चलते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, ठीक है ना। उनके अंदर मैकेनिकल टिश्यूज नहीं होते। तो ये जो सब एरियल स्टेम्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है रनर का। जब भी आप कोई नाम देखते हो तो साथ में उसका एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम रनर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें हम बात करेंगे दूब ग्रास की, घास होती है ना। आपने देखा होगा कि जैसे ये सॉइल सरफेस है, ये अगर हम सॉइल की बात करते हैं और सॉइल के ऊपर आपने देखा होगा जो दूब ग्रास होती है वो सॉइल के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग है, और इसके अंदर जहाँ पे नोड होता है वहां से लीव्स और रूट्स निकलती हैं। तो इसके अंदर भी ये वाला पार्ट जो है नोड हो गया, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इनके बीच में ये वाला, ये इंटरनोड हो गया, ठीक है ना। तो ये नोड और इंटरनोड में है, तो ये भी स्टेम की कैटेगरीज में आ गए। बट ये सॉइल के ऊपर है इसलिए हम इसको एरियल कहते हैं, और ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाते इसलिए हम इनको सब एरियल कहते हैं, ठीक है। दे आर हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, सॉइल की सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग होते हैं। दूसरा, इसमें भी इंटरनोड और नोड्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो नोड्स इंटरनोड्स होते हैं वहाँ से रूट और शूट का इनिशिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल दूब ग्रास और ऑक्जेलिस। रनर का डायग्राम मैं बता देता हूँ, ये देखिएगा, ये वाला कहाँ गया, ये ऊपर आ जा भाई मेरे। हाँ ये देखो ये वाला है ना एग्जाम्पल, ये वाला नोड हो गया, ये नोड हो गया, इसके बीच का ये इंटर नोड हो गया। ओके, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल एज ए रनर। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है सकर। स्लाइड को सही कर लेते हैं। हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है सकर। सकर का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं मिंट, पुदीना जो होता है वो। आपने देखा होगा ये जो स्टेम होते हैं इनकी ब्रांचेस साइड में जमीन में से बाहर आती है, ठीक है ना। दे आर वर्टिकली कम्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और इनकी हर एक ब्रांच के ऊपर रूट्स होती हैं। मिंट के अंदर आपने देखा होगा पुदीने की हर ब्रांच के नीचे रूट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, दे आर वर्टिकली ग्रोइंग स्टेम्स, ठीक है। ये वर्टिकली ग्रोइंग होते हैं और ये क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर से बाहर आते हैं, ठीक है। और इनकी हर एक स्टेम के नीचे रूट होती है, ओके। और स्टेम की कैटेगरी में आ रहे हैं बिकॉज दे हैव नोड, इंटरनोड और एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सब एरियल स्टेम हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर। इसके अंदर भी क्या होते हैं, नोड इंटरनोड्स होते हैं। दूसरा, इनका जो बेसल पार्ट होता है, जो मेन ब्रांच होती है वो जमीन के अंदर होती है, ठीक है ना। बट इनकी जो ब्रांचेज होती हैं, इनकी जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो सॉइल में से ऑब्लिकली ग्रो करती हैं।
ठीक है। एंड एवरी ब्रांच हैव लीफी शूट्स एंड रूट्स, उनमें लीफी शूट होंगी और नीचे रूट होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल मिंट। अब इसका डायग्राम हम ये देख लेते हैं। ये देखो आप, ये देखो, ये इसका बेसल बॉडी है, ये मेन बॉडी है। इनकी साइड ब्रांचेस जो है ये देखो ऐसे ऑब्लिकली बाहर आ रही है, ठीक है। और इनकी हर ब्रांच के नीचे यहाँ पर रूट्स है, ओके, और ऊपर लीफी शूट है। इफ दिस प्लांट डिटेच फ्रॉम देयर पेरेंटियल बॉडी इट डेवलप इन ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट, ओके। बट ये कैसा होना चाहिए? नेचुरल, तो नेचुरल होगा। अगर मैन मेड है तो इसे आर्टिफिशियल, ओके ना। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। थर्ड वन इज स्टोलन। स्टोलन का एग्जाम्पल भी क्या है? जनरली आप लोग लिख सकते हैं ड्रैगन प्लांट, मनी प्लांट, ऑल क्रीपिंग प्लांट्स, जो जमीन के ऊपर रेंग के चलते हैं, ठीक है ना। अब इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये रनर स्टेम्स होते हैं, बट इनमें क्या होता है कि इनकी ब्रांचेस लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना। अब वो हर डायरेक्शन में ग्रो कर लेती हैं, और जिस डायरेक्शन में और जहाँ पे भी ये वेट सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं, दिस प्लांट डेवलप न्यू रूट्स। वो क्या डेवलप कर देंगी? न्यू रूट्स डेवलप कर देंगी, ठीक है। और अगर उसको वहाँ से डिटेच कर दें तो नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल डायग्राम से समझा देता हूँ इसको। आप ये देखो, ये वाला प्लांट है, ये इसकी बेसल बॉडी है, ठीक है। इसके बेसल बॉडी के एरियल पार्ट से स्टेम निकला, ये सरफेस के ऊपर क्रीप कर रहा है, ठीक है। और इसका जो पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ गया वहाँ पे रूट डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से काट दें तो हमको एक बार बड़ा प्लांट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब स्टोलन में और ऑफसेट में, शक्कर में क्या डिफरेंस है? इसमें ब्रांचेस जो है वो अंडरग्राउंड निकल रही है, ठीक है, और इसके अंदर एरियल निकल रही है, बस इतना सा डिफरेंस है, ओके। क्लियर? इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट, फोर्थ वन इज ऑफसेट। ऑफसेट के बारे में आपने देखा होगा बंगाल का त्रास, ठीक है ना, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, पिस्टिया आइकॉर्निया, पानी के ऊपर बड़ी बड़ी पत्तियों वाले कुछ पौधे आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़ा है, ठीक है। तो वो जो बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पौधे जो पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, इट लाइक रनर्स। तो रनर तो क्या कर रहा था? सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहा था। ये जो है ये वाटर के ऊपर ग्रो कर रहा है। ये देखो नीचे वाटर है, यहाँ पे क्या है? वाटर है। तो ये क्या होते हैं? इट इज सिमिलर टू द रनर, ठीक है। और जनरली ये प्लांट जो होता है ये कहाँ पे ग्रो करेगा? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। और सरफेस ऑफ वाटर के भी क्या? पैरेलल, उसके ऊपर पैरेलल ग्रो करेगा। इट इज क्लासिफाइड इनटू द नोड एंड इंटरनोड। ये वाला पार्ट इसका नोड होगा जहाँ से लीफ और रूट्स निकल रही हैं, ठीक है ना। और जो बीच वाला पार्ट ये वाला दिख रहा है ये इंटरनोड होएगा, ओके। तो नोड और इंटरनोड है, वाटर के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग है, ठीक है। और ये वाटर के ऊपर है इसलिए हम इसको ऑफसेट कहेंगे, ये जमीन के ऊपर है इसलिए हम इसको रनर कहेंगे, ओके। बस इतना सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। क्लियर? द नेक्स्ट स्लाइड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। स्टेम हो गए हमारे 4 और 4 8 टाइप के स्टेम हमने करे। अंडरग्राउंड में कौन सा किया? राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। सब एरियल में कौन सा किया? रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। अब हम बात करते हैं लीफ के बारे में। आपको पता है लीफ वो प्लांट पार्ट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनमें स्टोमेटास होते हैं, ओके। तो उनको हम लीव्स बोलते हैं। अब लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होगा? कि सारे प्लांट लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं करते, बट सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपने देखा होगा जो सजावटी पौधे होते हैं, बिगोनिया, ब्रायोफिलम, पत्थर चटा, ठीक है ना। ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, these ornamental plants show vegetative reproduction by leaves।
बिकॉज द लीव्स ऑफ बिगोनिया एंड ब्रायोफिलम हैव बड्स। उनके अंदर बड्स होती हैं, ये देखो आप, इनके अंदर बड्स होती हैं, ठीक है। इफ दिस प्लांट दीज लीव्स डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंटियल बॉडी, अगर ये अपनी पेरेंटियल बॉडी से डिटैच हो जाती हैं लीव्स, एंड दे शेड इन ए फेवरेबल कंडीशन, शेड का मतलब गिर जाती है एक फेवरेबल कंडीशन में, तो दे गिव राइज टू फॉर्म न्यू प्लांट, ये एक नया प्लांट बना देंगी, ठीक है। क्या बना देंगी? नया प्लांट बना देगी। एग्जाम्पल बिगोनिया एंड ब्रायोफिलम, ये दोनों ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, सजावटी पौधे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि द विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट। तो आपने देखा होगा कैरेट के बारे में, आपने देखा होगा कोई भी ऐसे जो मूली वगैरह होती हैं उनके अंदर, तो उनमें आपने देखा होगा कि दे हैव रूट हेयर्स, मतलब प्लांट का वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जिसमें रूट हेयर्स मिलते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड रूट। ओके, और एग्जाम्पल हम कैरेट ले सकते हैं, शीशम ले सकते हैं, मेंथा, नीम, व्हाटएवर, सब में जो रूट्स होती हैं दे प्रोड्यूस्ड न्यू टाइप ऑफ सिमिलर प्लांट, ठीक है ना। उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, ठीक है। तो रूट जो होती हैं जिनके अंदर रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, लाइक स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया, शीशम, मेंथा, नीम, अगर इनकी रूट अपनी पेरेंटियल बॉडी से डिटैच हो जाए एंड दे हैव रूट हेयर्स, तो दैट रूट डेवलप इन ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट। ओके, क्लियर, डन। चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय बुलबिल अगेव। अगेव जनरली आपने देखा होगा ये एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट होता है, पाइनएप्पल भी इसी कैटेगरी में आता है, बुलबिल के अंदर ही आता है, पाइनएप्पल आपने देखा होगा। तो ये जो पाइनएप्पल और जो अगेव होते हैं, अगर इनके अंदर इनके पार्ट को अगर कट कर दिया जाए, ठीक है, कट कर दिया जाए और उनमें ऐसा कोई स्पाइकलेट्स उसमें प्रेजेंट हो, तो वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है। ओके, तो बुलबिल इज अगेव, इसका एग्जाम्पल हो गया पाइनएप्पल, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वो तो हो गई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब सच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो हैं, इसको हम ये देखते हैं कि भाई इनमें होता क्या है। जनरली एनिमल की बात आ जाती है अब ये, तो अब इनमें मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करूंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशंस हैं, हाइलाइटर में भी ग्रीन कलर का बेटर रहेगा। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें आपने ये पहले डिस्कस कर रखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। दूसरा, उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, दो गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होते, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कंसीडर करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ठीक है ना, उस ऑफ स्प्रिंग में केवल एक पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे। क्या होंगे? एक पेरेंट के कैरेक्टर होंगे, तो उसके अंदर जो जीन्स होंगे वो ओनली वन पेरेंट के होंगे, तो वो क्या होगा? क्लोन होगा, उसका आइडेंटिकल होगा, हमशक्ल होगा, एकदम वैसा वैसा होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो नोन एज एगैमोजेनेसिस। एगैमोजेनेसिस जिसमें गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है, या एगैमोजेनिक, बात एक ही है दोनों के अंदर। दूसरा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस होता है उसके अंदर। जैसे इक्वेशनल डिवीजन, एक से दो सेल बनेंगे और उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसको भी हम सोमेटोजेनेटिक रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं क्योंकि ये सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के। ठीक है, क्लियर है। और इससे जो बनता है वो आइडेंटिकल बनता है। क्या बनता है? आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग बनता है। इसलिए हम उस ऑफ स्प्रिंग को क्लोन भी कंसीडर करेंगे। क्लोन होता है ना, आपने डॉली शिप वगैरह में देखा होगा, एकदम अपने मदर जैसा या जो भी जिसका भी हमने सेल लिया उसकी जैसा जैसा वो बन जाए। ठीक है। और इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो हम वैसे तो हमने देख लिया है। पहला कि यूनिपेरेंटल होगा, केवल एक पेरेंट्स उसमें काम आएगा। ठीक है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। सेल डिवीजन ओनली माइटोसिस होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें रिडक्शनल डिवीजन तो होता नहीं है, इक्वेशनल डिवीजन ही होगा। ओके, क्लियर है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज, फोर्थ पॉइंट इज द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड एज यूजुअली जेनेटिकली आइडेंटिकल। वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा मतलब क्लोन होगा। क्या होगा? क्लोन होगा। ठीक है। इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बहुत फास्ट होगा, सेल डिवीजन फास्ट होता है ना माइटोसिस वाला। ठीक है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके बाद में सिग्निफिकेशन पूछे जा सकते हैं काफी बार। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेशन है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी भी कोई इवोल्यूशन का रोल नहीं होता, उसमें कोई विकास नहीं होता। ठीक है ना, इट डज नॉट प्ले ए रोल इन इवोल्यूशन, विकास में कोई रोल नहीं है। दूसरा, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, नो वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड, कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं, हम शक्ल वैसा वैसा कॉपी बनेगा। ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर आएगा। दूसरा, इसमें क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जो स्पीशीज होगी वो स्टेबल होगी और प्योर होगी। क्या होगी? स्टेबल होगी और प्योर होगी, और उनका जीनोटाइप सेम रहेगा। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल रहेंगे अपने पेरेंट्स के, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हो गए। देन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे बाइनरी फिशन, बडिंग, मल्टीपल फिशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके ना, तो ये 5 टाइप जो है इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इन 5 में हमने बाकी के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर रखा है, तो टेंशन मत लेना कि 5 ही क्यों करा है, बाकी के कहाँ, बाकी के अभी आ जाएंगे सामने आपके, टेंशन नहीं करने का। कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, वो वाली चीज़। तो इसलिए टेंशन ना करें। हम अब अगले स्लाइड पर आते हैं, वहाँ पर हम इन 5 के अंदर सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स जो आपके कोर्स में है वो है बाइनरी फिशन। देखो, बाइनरी का मतलब 2 इक्वल, फिशन का मतलब टूटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इफ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स डिवाइड in the manner that their cytoplasma and nucleoplasma equally divides। ठीक है, उसका साइटोप्लाज्मा और उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है वो अगर इक्वली डिवाइड होता है तो दे आर 2 ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म, दे आर इक्वल इन देयर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कोई भी सेल है ना, सीधा एग्जांपल है, उसका केंद्रक, उसका न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्मा, उसका जो कोशिका द्रव्य है, दोनों का इक्वल डिवीजन हो जाए तो 2 इक्वल डॉटर सेल्स बन जाएंगे, तो इज अ बाइनरी फिशन। अब ये इक्वल डिवीजन भी जो होता है ना, वो भी 3 तरह से होता है फ्रेंड्स, 3 तरह से होता है। मोड ऑफ बाइनरी फिशंस, मोड्स जो है इसके तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है ना।
तो इनके बाइनरी फिशन को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो इसके भी 3 मोड्स आपके कोर्स में दिए हुए हैं फ्रेंड्स। देयर आर 3 मोड्स ऑफ बाइनरी फिशन। कौन कौन से हैं? पहला मोड जो कि नॉर्मल मोड है या इरेग्युलर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। पहला मोड कौन सा है बाइनरी फिशन का? सिंपल। ये जनरली होता किस में है? अमीबा में होता है फ्रेंड्स। ये देखो, ये अमीबा है, ओके। इस अमीबा में पहले क्या होगा? ये एलोंगेशन होगा, ये थोड़ा सा लंबाई में अपने आप को बढ़ाएगा। फिर इसका न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा लंबाई में बढ़ेगा। फिर इसके बीच में यहाँ पे क्लीवेज होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ से और यहाँ से इसके अंदर एक क्लीवेज प्रोड्यूस होगा और धीरे धीरे ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ इक्वल हाफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल इज अमीबा, ओके। क्योंकि अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, सो इट इज कॉल्ड इरेग्युलर टाइप ऑफ बाइनरी फिशन या सिंपल बाइनरी फिशन, ओके। नेक्स्ट वन इज जो स्पेसिफिक शेप वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है ना फ्रेंड्स, इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। जो पैरामीशियम है, ठीक है ना, या जो प्लेनेरिया है, इनकी एक शेप होती है, जैसे ये चप्पल होता है ना, स्लीपर जैसी शेप होती है इसकी। इसमें भी न्यूक्लियस होता है, बट इसमें जो बाइनरी फिशन होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर बाइनरी फिशन। ट्रांसफर मतलब ऐसे कटेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि इसमें क्या होगा, फर्स्टली ये एलोंगेट होगा, लंबा होगा, न्यूक्लियस लंबा होगा और इसका ट्रांसफर डिवीजन होगा। फिक्स है, ट्रांसफर ही होगा। अमीबा में तो ट्रांसफर भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, व्हाटएवर कैसे भी हो सकता है, पर इसमें केवल ट्रांसफर होगा, ओके। और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। दैट इज द बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम, ओके, क्लियर। एंड थर्ड टाइप ट्रांसफर हो गया। अगर कोई वर्टिकल डिवाइड हो रहा है तो वो थर्ड टाइप हो गया, ठीक है ना। थर्ड टाइप में आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम बात करते हैं यूग्लिना की। यूग्लिना जो है या वर्टिसेला करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, यूग्लिना और वर्टिसेला, वो इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिंगल फ्लैजिला होता है। जब वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ यू में डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे वर्टिकल डिवीजन होगा। ये देखो वर्टिकल डिवीजन हुआ, ये ग्रुप बढ़ती गई, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। तो ऐसा जो डिवीजन होता है जो कि वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर होगा, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहेंगे। एग्जाम्पल यूग्लिना। तो बस कैसे होता है उसके बेसिस पर दिया हुआ है, ये रेफरेंस बुक्स में है, एनसीईआरटी में इसके बारे में इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन तो हो गया, अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल फिशन की। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसलिए कि यहाँ पर कंफ्यूजन जनरेट होता है बच्चों में। मल्टीपल फिशन के अंदर क्या होता है कि देखो, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोआ वाले जो होते हैं ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लाइक प्लाज्मोडियम, अमीबा, मोनोसाइटिस या फर्मेनिसिफेरा, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं। इनके अंदर मल्टीपल फिशन मिलता है, ठीक है। जैसे हम मलेरिया की बात करें तो ये हमारे आरबीसी के अंदर मल्टीपल फिशन शो करेगा। अमीबा है तो पानी के अंदर मल्टीपल फिशन शो करेगा, ठीक है। बट इनमें क्या होता है कि मल्टीपल फिशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है या अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, उसके बेसिस पर भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि देखो, मल्टीपल फिशन भी 2 टाइप के आपके कोर्स में आ गए, ठीक है। अब जिसमें मोड्स ऑफ मल्टीपल फिशन आ गया। मल्टीपल फिशन के 2 मोड्स हैं। एक होता है इनसाइटेशन। इनसाइटेशन ध्यान रखना मित्रों, इनसाइटेशन इज ए मोड ऑफ मल्टीपल फिशन
ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा के लिए क्या हो, लेक ऑफ वाटर। पैरामीशियम के लिए भी यही होता है, लेक ऑफ वाटर। पर प्लाज्मोडियम के लिए होता है कि अगर वो ह्यूमन बॉडी में और ह्यूमन ने कोई ड्रग्स ले ली, दवाई ले ली, तो दैट इज द अनफेवरेबल कंडीशन। एंड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, these single cell organism produce a 3 layer cyst। वो अपने चारों तरफ एक 3 layered कवरिंग बना देंगे, दैट इज कॉल्ड cyst। कब बनाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। और ये बनाकर फिर क्या करेंगे कि फेवरेबल कंडीशन का वेट करेंगे, तब तक वो अंदर एक से बहुत सारे अमीबा बना लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सिस्ट बना के कर रहे हैं तो इनसिस्टेशन टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन, ओके। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। और वेयर एज अगर फेवरेबल कंडीशन हो, ठीक है, तब क्या होगा हम उसको देखते हैं। फेवरेबल कंडीशंस, अगर फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा कि उस समय जैसे अमीबा है वो फेवरेबल कंडीशन में अगर मल्टीप्लिकेशन करता है तो उसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन। तो ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, व्हाट इज द स्पोरुलेशन, व्हाट इज द सिस्टिलेशन, दोनों क्या है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं एक ये ले लेता हूँ, ये देखते हैं कि जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, ठीक है ना। ये क्या करेगा ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ये अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा और एवरी न्यूक्लियस सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और जब इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑन द रैप्चरिंग, ऑन द रैप्चरिंग ऑफ दिस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ये सारे डॉटर जो अमीबी है ये सारे वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए द नेक्स्ट वन इज बडिंग। अब बडिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन बनता है। इस पे क्या क्वेश्चन बनता है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। पहले हम बडिंग की स्लाइड को बराबर कर लें, ओके। अब बडिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई क्या इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ये हम देखेंगे। तो बडिंग जो होती है ये सिंगल सेल में भी होती है और मल्टी सेल्यूलर्स में भी होती है, दोनों के अंदर होती है, ठीक है। अगर सिंगल सेल में है तो हम ईस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। ईस्ट में बडिंग होगी तो क्या होगा कि वो एक छोटी सी बड बनाएगा, ठीक है। और ये बड उसके बाद में उससे डिटेच होकर एक नया ईस्ट सेल बना देगी। ये हो रहा है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, ओके, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इनमें हम बडिंग को डिस्कस करेंगे। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे एक तो स्पॉन्जेस आ जाता है और एक हाइड्रा आ जाता है, ठीक है ना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपके कोर्स में है। तो इनमें क्या होता है, जो हाइड्रा होता है ना, ध्यान देना इस चीज़ को, इनके अंदर जो बड बनती है वो एक्सटर्नल बनती है, बाहर बनती है, जिसको एक्सोजीनस या एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं, ठीक है ना। उनके बॉडी के बाहर बनती है वो, ठीक है। तो इसको हम एक्सटर्नल बडिंग या एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं, ठीक है। कैसे, डायग्राम से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये हाइड्रा है, ठीक है।
इस हाइड्रा में यहाँ नीचे एक छोटी सी बड बनना स्टार्ट हो गई, ये बड फर्दरली डेवलप हो रही है और फिर डिटैच होकर एक नया हाइड्रा बना देती है। तो दैट इज द एक्सटर्नल बड। ओके, वेयर एज अगर हम बात करते हैं स्पॉन्ज की, ठीक है, तो स्पॉन्ज के अंदर जो बड बनती है वो इंटरनल बड बनती है, जिसको हम जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल वर्ड बार बार पूछा गया है नीट के अंदर। नीट के अंदर तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया नीट का, व्हाट इज द जेम्यूल, जेम्यूल क्या है? तो जेम्यूल इज ए इंटरनल बड इन स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज के अंदर इंटरनल बड होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि एंडोजीनस और इंटरनल बड, अंदर की तरफ जो बड बनती है, ठीक है ना, साइकॉन और स्पॉन्ज के अंदर, मेराइन के अंदर, ध्यान रखना ये, ठीक है। फ्रेश वाटर में तो स्पॉन्जिला, मेराइन के अंदर स्पॉन्ज। इनके अंदर की तरफ जो बड बनती है उसको हम जेम्यूल कहते हैं। ठीक है, और ये जेम्यूल क्या करेगा, अंदर बनेगा, वहाँ से ये डिटेच होकर एक फेवरेबल कंडीशन में जाकर नया स्पॉन्ज बना देगा। ठीक है ना, क्लियर? दैट इज कॉल्ड एंडोजीनस बड। ठीक है, अब कैसे बनेगी बड? ये देखो, ये जैसे ये आप स्पॉन्ज है, ये जनरली डायग्राम्स मिलते नहीं है बुक्स वगैरह में, मैं बता रहा हूँ। ये स्पॉन्ज के अंदर का पोर्शन है, ठीक है ना, ये ऊपर से इसका ओपनिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जेम्यूल्स बन जाती हैं। ठीक है, और ये जेम्यूल जब मैच्योर होती है तो यहाँ से बाहर निकलकर फेवरेबल कंडीशन में नया स्पॉन्ज बना देती है। ओके, तो आप यहाँ देखिए ये जो जेम्यूल्स हैं, जेम्यूल्स के अंदर आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ ये स्पाइक्स है, ये वाले, ये इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स है, ये हार्ड कवरिंग है चारों तरफ, और ये इसका माइक्रोपाइल है, माउथ। ठीक है, इसी के कारण वो किसी सबस्ट्रेट से अटैच होता है, जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो इसके कारण माइक्रोपाइल से वो जाकर किसी भी बेस से जुड़ जाता है। ठीक है, कौन? जेम्यूल। ठीक है, क्लियर? चलिए हम अगले स्लाइड पर आते हैं। तो इंटरनल बड है जेम्यूल। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बारे में। अब ये क्या है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ये देखो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेंड्स प्लांट में होता है। किस में होता है? प्लांट्स में होता है। और रीजनरेशन जो होता है वो एनिमल्स में होता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ले लिया। अब जैसे हम बात करते हैं कि प्लांट के अंदर, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इज ए फिलामेंटस एल्गी। ये एक एल्गी है, फिलामेंटस है, इसके फिलामेंट होते हैं लंबे लंबे। अब इसमें देखो ये सेल्स हैं बहुत सारे ऐसे। अगर ये अपनी पेरेंटियल बॉडी से डिटैच हो जाए और उसमें एक सेल हो तो वो वापस नए स्पाइरोगायरा में डेवलप हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूटना। तो अगर ये टूट जाए तो वापस नए में डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, एक्वेटिक है, पानी में रहता है। और रीजनरेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लेनेरिया। ये आपने देखा होगा प्लेनेरिया। हमने प्लेनेरिया के देखो 3 पीस कर दिए। ठीक है, यहाँ से काटा एक, यहाँ से काटा, तो 1, 2 और 3 पीस हो गए। ये ऊपर वाला जो पीस है दिस वन, ये डेवलप हो गया नए में, एक बन गया। नीचे वाला जो पीस है ये, इसने पूरा नया प्लेनेरिया बना दिया, दूसरा बन गया। और इसमें जो बीच वाला पीस है ये वाला, देखो ये बीच वाले पीस ने वापस नया ये प्लेनेरिया बना दिया। तो 1 से 3 बन गए, 3 पीसेस में करे, तीनों पीसेस
नए प्लेनेरिया में डेवलप हो गए। ये समझाने के हिसाब से इसको इन्होंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, बाकी समझ जाइए आप, यहाँ पे भी आगे बढ़ाकर एक और बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। तो रीजनरेशन में क्या होता है, एनिमल्स में होता है, फ्रेगमेंटेशन प्लांट्स में होता है। मीनिंग एक ही है कि इफ दिस प्लांट एंड एनिमल कट इनटू द वेरियस पीसेस, एवरी पीस डेवलप इन ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं, ये देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक हमारे कोर्स में है, जिसमें हम एक तो बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। द लास्ट टॉपिक है ये इसका, स्पोर फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे भी वापस हाइलाइटर ले लेता हूँ। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोर्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो वो मोटाइल होंगे, कहाँ गया ये, या तो वो मोटाइल होंगे, मोटाइल होंगे तो दे हैव दिस टाइप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैजिला, ठीक है। तो उनमें फ्लैजिला होंगे या सीलिया होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला? सीलिया छोटी छोटी होती है, जैसा पैरामीशियम के चारों तरफ थी, बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं। फ्लैजिला 1 2 3 4 काउंटेबल नंबर में होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला 1 2 3 4 हो सकते हैं, पर सीलिया काउंटलेस होती हैं, छोटी होती हैं, बस ये डिफरेंस है। दोनों का काम होता है दे हेल्प्स इन स्विमिंग एंड मूवमेंट। तो जिनमें सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, सच टाइप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड मोटाइल स्पोर। हम एग्जांपल लेते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास है, ये देखो आप आपके सामने यहाँ पर, इसमें सीलिया और फ्लैजिला है। जब ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो फर्स्टली दे सेड देयर फ्लैजिला, वो अपने ऊपर के ये फ्लैजिला गिरा देगा। उसके बाद में ये अपने अंदर ही अपने साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करेगा। 16 और 32 होते ही वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देगा, फाड़ देगा, जिससे क्या होगा कि ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे डॉटर अमीबी ये है क्लेमाइडोमोनास, ये सारे बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही क्लेमाइडोमोनास वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, दे रीअपियर देयर फ्लैजिलास, वो अपने फ्लैजिलास को रीअपियर कर देंगे, वापस बना देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं अगली स्लाइड के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के बारे में। ये स्पोर्ट्स जो होते हैं ये जनरली ऐसे होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला नहीं होते, डू नॉट हैव सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इनको मूव करने के लिए किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है, लाइक वाटर, एयर, एनिमल, व्हाटएवर, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं म्यूकर, फंगस और कॉनिडिया पेनिसिलियम। फंगस आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है, पेनिसिलियम कॉनिडिया दिया हुआ है। पेनिसिलियम जो होता है वो एक पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जब वो क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, दैट टाइम इज प्रोड्यूस कॉनिडिया। ये छोटे छोटे ऐसे देखो नॉन मोटाइल स्पोर्स यहाँ पे बने, ठीक है, टर्मिनल एंड्स के ऊपर, दोज आर कॉल्ड कॉनिडिया, कॉनिडिया बना देगा, ठीक है। और ये जो कॉनिडिया है यहाँ से डिस्चार्ज होकर ये फेवरेबल कंडीशन में जाकर नया पेनिसिलियम प्लांट बना देते हैं, ठीक है ना। म्यूकर के अंदर क्या होता है, म्यूकर के अंदर भी क्या होगा, एक ये म्यूकर है, इसमें एक स्पोरेंजियम बना, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। और जब बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि स्पोरेंजिया को बस्ट कर देंगे, बस्ट करके स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद ये जो स्पोर हैं ये फेवरेबल कंडीशन में नया फिलामेंट बना देंगे, क्या बना देंगे, नया फिलामेंट या हाइपी बना देंगे, ठीक है, दैट इज द फंगस। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया आपका आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, एनिमल्स नहीं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, दोनों के अंदर, प्लांट और एनिमल के अंदर।
अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेजेस को डिस्कस करेंगे। और उस क्लास को करते ही हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास हम इतनी ही करते हैं, ठीक है। अगली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम अगली स्लाइड के अंदर। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।